अपनी सोचों में मगन जवार को दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंका दिया। यस, उसने आने वाले को इजाजत दी। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुफियान शाह की आवाज पर उसने सर उठाया, उसे देखा। उसके हाथ में वही बैग था जो वो आते हुए साथ लाया था। बोलो, ना चाहते हुए भी जवार ने इजाजत दी। मुझे नहीं मालूम था मीरम तुम्हारी मनकूह है। अगर पता होता तो कभी ऐसी बात ना करता। आई एम रियली सॉरी जवार। सौतेले सही, लेकिन तुम मेरे भाई हो। मैं अभी इतना नहीं गिरा कि अपनी भाभी से। उसने बात अधूरी छोड़ी। जो बात करनी है वो करो, जवार ने जब्त से कहा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे पता होता कि मेरा बाप इतना गिरा हुआ इंसान है तो कभी यहाँ ना आता। और एक बात क्लियर कर दूं, मुझे बाप का नाम नहीं चाहिए था, मुझे बाप का प्यार चाहिए था। मुझे एक फैमिली चाहिए थी, लेकिन शायद ये सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं है। मैं यहाँ रहकर तुम लोगों की परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, इसके लिए माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। सुफियान बात मुकम्मल करके जाने के लिए मुड़ा। रुको सुफियान, जवाब की आवाज पर वो रुक गया। तुम यहीं रहोगे, इस घर के बेटे हो तुम। आओ मैं सबसे तुम्हारा तारुफ करवा देता हूँ। वह हैरान खड़े सुफियान को लेकर लाउंज में आया। सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। यह वक्त मुनासिब तो नहीं, लेकिन जहां इतने राज खुले हैं वहां एक राज और सही। जवार की आवाज पर सबने नजर उठाकर देखा। सुफियान मेरा भाई है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी और अपनी बीवी को छुपा के रखा था। मेरे ताया जान ने सुफियान की माँ से वादा कर रखा था कि वो अपनी बेटी मीरम शाह को उनकी बहू बनाएंगे। माँ के मरने के बाद ये यहाँ अपनी माँ से किया गया वादा पूरा करवाने आया था। सब शिशद रहे थे, उसको सुन रहे थे बैठे। अपने बाप की असलियत जानने के बाद यहाँ से जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। जितना हक हमारा है इस घर पर, उतना ही हक इसका भी है। मामा, आपको कोई एतराज तो नहीं है? जवान ने माँ से पूछा। इससे पहले भी कोई जवाब देती, मीरम थप थप करती सीढ़ियां अबूर करके अपने कमरे में चली गई। सबकी नजरें मीरम के जाने पर मरकूज थी। इसकी फिक्र न करें, आप बताएं, आपको कोई एतराज है? जवार इनकी नजरों का मफहूम समझकर फिर से गोया हुआ। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो वैसे भी चंद दिनों में मुझे बेटे की तरह ही अजीज हो गया है। रही बात शौहर की बेवफाई की, तो उन्होंने मुझे कभी एतबार नहीं सौंपा था। यहाँ से इनसे भी मुझे कोई शिकवा नहीं। उन्होंने नम आंखें साफ करते हुए फराख दिली का मुजाहिरा किया। सुफियान चलकर उनके घुटनों के पास आया, बैठ गया। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी और मुझे बस माँ का प्यार चाहिए और कुछ नहीं, उसने नमनाक लहजे में कहा। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा। उन्होंने बेख्तियार उसका सर चूमा। तबीयत की खराबी के बावजूद वो शाम को मीरम के कमरे में मौजूद था। मीरम बेड पर थी। कैसी हो? जवार ने बोलने में पहल की। मेरा बाप और चचा जेल में है। भाई का सुबह से फोन बंद है। और फिर मुझे आज मालूम हुआ कि तुमने उस शख्स को घर में रहने दिया जो मुझे अपनाना चाहता था। इस सब के बावजूद भी तुम मुझसे अगर ये सुनना चाहते हो कि मैं ठीक हूँ, तो हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके लहजे में तलखी ही तलखी थी। मेरे तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, सिर्फ अपना सोचती हो। कभी अपनी मैं से निकलकर मुझे भी समझने की कोशिश करो। मैं भी इतना ही परेशान हूँ जितना तुम हो। मेरे भी ताया और बाबा जेल में हैं, चाहे वो अपने गुनाहों की वजह से मुश्किल में है, लेकिन हैं तो मुश्किल में ना। मुझे भी तकलीफ हो रही। और रही बात सुफियान की, तो वो अपनी अकल इस्तेमाल करो मीरम शाह। उससे तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाप ने तय किया था। उसको इस घर में रखने का फैसला भी ताया जान का था। इस वक्त भी मैं कुछ कहता तो तुम्हें बुरा लगना था, क्योंकि तुम्हारे बाबा के खिलाफ जा रहा हूँ। जब जब वो तुम्हारा नाम लेता था, तब तब यहाँ तकलीफ होती थी। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। लेकिन मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूँ? तुम तो दुनिया की सबसे मजलूम बंदी हो ना। सारे दुख तुम्हारे ही हैं। तुम रूम लॉक करके जी भर के रो लो। बाहर वालों का क्या है? जिए या मरे तुम्हारी बला से। जवार को भी कभी कभी गुस्सा आ ही जाता था उसके ऊपर, लेकिन जब आता था तो सामने वाले के आसान खता कर देता था। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और मीरम अपना एहतसाब करने को अकेली रह गई। किंजा, तुम क्या कहोगी उसे? मशल ने परेशानी से कोई चौथी दफा अपना सवाल दोहराया, लेकिन किंजा ने कोई जवाब न दिया। वो इस वक्त एक 5 स्टार होटल की लिफ्ट में मौजूद थी।
फहद के दोबारा बुलाने पर मशल ने किंजा के कहने पर आने की हामी भर ली थी और अब किंजा मशल के साथ फहद के बताए हुए रूम में जा रही थी। मतलूबा कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर किंजा ने मशल की तरफ देखा। तुम बाहर रहोगी, 5 मिनट बाद तुम्हें आवाज सुनाई देगी तो तुमने अंदर आना है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुमने कमरे में नहीं आना, बस यहाँ से निकलने की करनी है, किंजा ने सख्ती से कहा। लेकिन किंजा तुम, मशल इसके लिए फिक्रमंद थी। मेरा उसने जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया, अब तुमने अपने लिए हिम्मत करनी है। बी ब्रेव, किसी की नजरों में आए बिना यहाँ से जाना है तुमने, अंडरस्टैंड? किंजा ने दोबारा उसे समझाया। मशल ने सर हिलाया। किंजा अंदर चली गई। आइए आइए मशल साहिबा, बड़ा इंतजार करवाया आपने। दरवाजा खुलने की आवाज पर फहद शाह ने बिना पलटे कहा। उसे यकीन था इस वक्त सिर्फ मशल ही हो सकती है, लेकिन अफसोस फहद शाह, तुम्हारा इंतजार रहेगा गया। किंजा की आवाज पर वो सीधा हुआ और उसे वहां देखकर फहद को हैरानी हुई। तुम क्या कर रही हो यहाँ? उसने चीखते हुए पूछा। अपना बदला लेने आई हूँ। किंजा ने बैग में मौजूद हाथ सामने किया तो उसके हाथ में पिस्टल था, जैसे वो फहद पर तान चुकी थी। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, ये खिलौना नहीं है, ये चल भी सकता है, नीचे करो इसे, फहद बेयकीनी से बोला। चलाने के लिए ही उसे लाई हूँ मिस्टर फहद शाह। तुम क्या समझते थे तुम्हारा ये घिनौना खेल कभी खत्म नहीं होगा? एक के बाद एक लड़की की इज्जत तार तार करते हुए तुम्हें एक दफा खुदा याद नहीं आया? लेकिन अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा खेल आज में हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। किंजा की आवाज बेतासुर थी। फहद शाह के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास पिस्टल थी, लेकिन वो अलमारी में मौजूद ब्रीफ केस में थी, यानी वो मुकम्मल तौर पर उस लड़की के रहम करम पर था। तभी उसके दिमाग में ख्याल कूदा, देखो किंजा, हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफ हैं हम उन्हें बैठकर हल कर सकते हैं। और वो बात करते करते आहिस्ता से पीछे को जा रहा था। जैसे ही वो ड्रेसिंग पे मौजूद गुलदान को उठाने के लिए मुड़ा, किंजा ने फायर खोल दिया, जो सीधे उसकी कमर में लगा और कर्रा के साथ वो जमीन पर गिरा था। किंजा ने बिना कुछ सोचे समझे 2 फायर किए। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी वो सर पे गोली लगाना चाहती थी, वो फहद की टांग पे लगी थी। मशल फायर की आवाज सुनकर कमरे में दाखिल हुई। किंजा, ये क्या? वो घबराई हुई थी। मोबाइल निकालो उसकी जेब से मशल, किंजा चिल्लाई। मशल फौरन कर रहा था, फहद की तरफ गई, उसके जेब टटोल कर मोबाइल निकाला। भागो मशल, जल्दी करो। किंजा को बाहर से दौड़ने की आवाजें आ रही थी, यकीनन पिस्टल चलने की आवाज बाहर गई थी। तभी वो चिल्लाई, किंजा तुम। मशल ने उसकी जानिब देखा, तभी दरवाजा खुला, 3-4 लोग अंदर दाखिल हुए। मशल दरवाजे के पीछे छुप गई, जबकि किंजा हाथ में पिस्तौल लिए सबके सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो लोग किंजा को पकड़ते या फहद की तरफ बढ़ते, किंजा ने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखकर गोली चलाई थी। देखते ही देखते वो नीचे गिर गई। फहद जो तकलीफ से दौरा हो रहा था, वो भी ये मंजर देखकर शशद रह गया। पूरा कमरा मर्दों और औरतों से भर चुका था। इन्हीं सब में मशल, जो मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोक रही थी, वो छुप चुकी थी। तभी लोगों को धकेलते हुए फहद का ड्राइवर फहद तक पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी थी। फहद को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। पुलिस के आने से पहले लोगों का झरमट छट चुका था। मशल भी हिम्मत करती हुई वहां से निकल गई थी। वो मीरम के कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतर रहा था जब मोबाइल की बैल बजी थी। चट्टा साहब की कॉल थी, न चाहते हुए भी उसे उठानी पड़ी। चट्टा साहब, आपको बोला भी था जितना मर्जी प्रेशर पड़े, आपने इस आदमी को नहीं छोड़ना। रस्मी सलाम दुआ के बाद जवार बोला था। वो तो ठीक है जवार साहब, लेकिन मैंने आपको फहद साहब का बताने के लिए कॉल किया। चट्टा साहब ने बेचैनी से बोले। फहद का? जवार के लहजे में हैरत थी। जी फहद साहब का, इन पर किसी लड़की ने कातलाना हमला करके खुदकुशी कर ली है। फहद साहब की हालत बहुत क्रिटिकल है। चट्टा साहब की इतला पर जवार के चलते कदम रुके थे। व्हाट? वो ठीक तो है ना? जवार परेशानी से गोया हुआ। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जवार साहब। मैं इसी हॉस्पिटल में अपने अजीज की अयादत के लिए आया था। डॉक्टर्स काफी नाउम्मीद हैं। आप जल्दी पहुंचे। मैं भी आ रहा हूँ। आप मुझे एड्रेस टेक्स्ट करें। वो दौड़ता हुआ बाहर की तरफ भागा था। जवार कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? तभी उस्मान ने पीछे से पुकारा। उस्मान, फहद हॉस्पिटल में है, उसकी हालत काफी खराब है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल का नाम टेक्स्ट करता हूँ, तुम ताई लोगों को लेकर फौरन पहुंचो। जवार तेजी से बोलता बाहर निकल गया था।
चड्ढा साहब के बताए हुए हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसे ढेरों कॉल्स आ चुकी थी। कुछ कॉल्स रिसीव करने के बाद उसने नंबर ऑफ कर दिया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद थी। यकीनन ये मर्डर केस था, लेकिन रजा शाह और उमर शाह के केस की बदौलत इस मामले को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। पुलिस ऑफिसर इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन उसे नजरअंदाज करता इमरजेंसी में चला गया। वो जवार शाह था, मलिक का नामवर एंकर पर्सन। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इमरजेंसी रूम के बाहर मौजूद डॉक्टर से बात करके वो ढह गया। डॉक्टर्स उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद थे। डॉक्टर से बात करके उसने के रूम की जानिब देखा जहां वो कड़ियल जवान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसे खुद को नॉर्मल करने में चंद पल लगे थे। वो इसका कजन था, बचपन का साथी। उसे इस हालत में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद खुद पे जब्त करता इमरजेंसी से बाहर निकला। इसे अभी बाहर के मामला देखने थे। एसपी साहब इसे सारा वाकया बता रहे थे। वो लड़की हॉस्पिटल लाने से पहले मर चुकी थी और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे इसकी शनाख्त हो सकती। जवार बावर एसपी साहब की बात सुन रहा था, जिससे जब उसकी नजर सामने से आते उस्मान और इनके पीछे ताईजान, सुफियान, चची जान और मीरम और आलिया थे। वो एसपी साहब से माजरत करते इनकी तरफ बढ़ा। जवार, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक है ना? ताईजान उसकी तरफ लपकी थी। वो ठीक हो जाएगा, आप दुआ करें। जवार ने अपनी साथ लगाई तसल्ली दी। तो मुझे बताओ डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो ठीक है मेरा बेटा, मेरा फहद। ताईजान रोने लगी। एक दिन में ही उसने उन्हें दूसरी दफा धचका लगा था। मामा, आप ताईजान को संभालें प्लीज। इसने मुसलसल रोती हुई रिजवाना बेगम को देखकर नुसरत बेगम को कहा। सुफियान, तुम इन सबको लेकर उस रूम में चले जाओ और उस्मान तुम मेरे साथ आओ। जवार ने सुफियान को हिदायत देते हुए उस्मान को साथ लिया और दोबारा एसपी नियामत अली की तरफ बढ़ा। जवार, मीरम की रुंधी हुई आवाज सुनकर वो पलटा था। हमेशा की तरह काली चादर में मुकीद रोया चेहरा और सुर्ख आंखें उसके दिल को कुछ हुआ। हाँ, वो उसके पास आकर नरमी से बोला। उस्मान भी उसके पास आ गया। सुफियान सबको लेकर रूम की तरफ जा रहा था। फादी ठीक तो है ना? तुम प्लीज मुझे सच सच बताओ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मीरम ने इल्तिजाई अंदाज में पूछा। मेरी दुआ करो बस। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, हम कौन होते हैं अंदाजे लगाने वाले। परेशान ना हो, सब ठीक होगा, बस दुआ करो और प्लीज संभालो खुद को। तुम हिम्मत हारोगी तो ताईजान का क्या होगा? जवान ने नरमी से समझाया। मीरम आंसू साफ करती सबके पीछे चली गई। उसके जाते ही उस्मान ने सवालिया अंदाज में जवार की तरफ देखा। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो चुके हैं। कमर में लगने वाली गोली जानलेवा है। तुम इमरजेंसी में जाओ, मैं पुलिस को देख लूँ। जवार रसानियत से कहता पुलिस की तरफ बढ़ा था, जब सब अब से कुछ देर पहले आई उसकी फैमिली की तरफ मुतवज्जा थे। देखिए जवार साहब, हमें आपकी फैमिली के भी बयान लेने होंगे। उसके नजदीक आने पे एसपी नियामत बोला था। फिलहाल मेरी फैमिली किसी किस्म का बयान देने की पोजीशन में नहीं है। आप मुझे इस लड़की का बताएं, कुछ पता चला? जवार ने बात कर बदला। नहीं, अभी तक इसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक उसे मुर्दा खाने में रखा गया है। ओके, मैं डॉक्टर्स से मिल लूँ जरा। जी श्योर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें आपकी फैमिली के बयान जरूर लेने हैं। एसपी ने सख्ती से कहा। वो जाते जाते पलटा। एसपी साहब, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ जिसे आपके इन ऊंचे हथकंडों की समझ ना आए। जवार शाह नाम है मेरा। अच्छी तरह जानता हूँ कि आप केस को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इसके लहजे में बला की सख्ती थी। इतना मजबूत प्लान होने के बावजूद वो एक लम्हे को सटपटा गया था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि इनकी फैमिली को किसी पे शक तो नहीं है। खुद को पुर एतमाद बनाते हुए एसपी नियामत बेग दोबारा गोया हुआ। मेरी शक्ल पे कहीं मेरा नहीं ख्याल कि बेवकूफ लिखा हुआ है एसपी साहब। शौकत रहमानी को कहना वो गलत सिचुएशन को कैश करना चाह रहा है। वो कभी भी हमारी फैमिली को तोड़ नहीं सकता। मुझे आपको भी समझ आ गई होगी। जवार ने कुछ ऐसे लहजे में कहा था कि एसपी नियामत भी अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल पाए। वो इनकी चाल को समझ गया था। शौकत रहमानी चाहता हुआ कि इस केस का वो जवार और उस्मान पे डाल दे। जायदाद के वसूल के लिए किया गया इकदाम में कत्ल। उसे सिर झटका और वहां से इमरजेंसी की तरफ जाने लगा। तभी उस्मान इमरजेंसी रूम से निकला था। जवार, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद का दूसरा ऑपरेट करना होगा। वो काफी खतरनाक है, इसलिए इसकी फैमिली को ऑपरेशन की इजाजत बाकायदा कागजात पर साइन करके देनी होगी। मैं कर देता हूँ, आगे जो अल्लाह को मंजूर। जवार ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया।
नहीं, वो कह रहे हैं साइन पेशेंट के पेरेंट्स या भाई बहन को करने होंगे, तो प्लीज मीरम को लेकर आओ, टाइम कम है। उस्मान वहीं से मुड़ गया। वो मीरम को बुलाने चला आया और उसे रूम से बाहर एक साइड पर ले जाकर सारी बात बताई। मीरम बहुत हिम्मत के बाद भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जवार इसे साथ लिए इमरजेंसी रूम के अंदर मौजूद केबिन तक लाया। कागजात पर साइन करते हुए मीरम के हाथ कपकपा रहे थे। उसका इकलौता भाई था, माँ बाप का लाडला बेटा और उसका राज दुलारा भाई। बहनों के दिल भाइयों के मामले में बड़े ही नाजुक होते हैं। इनकी जरा सी तकलीफ पर बहनों की जान निकल जाती है, और यहाँ तो फिर जिंदगी और मौत का सवाल था। साइन करते ही वो कुर्सी पर बेजान होकर गिरी थी। जवार ने आगे बढ़कर उसे सीधा किया। इस पर नजर पड़ते ही मीरम बेख्तियार हुई। जवार, मेरा भाई, प्लीज उसे बचा लो। मैं आज दूसरी दफा तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ। मेरे भाई किसी तरह बचा लो, प्लीज कुछ करो। वो रो रही थी। जवार का दिल मुश्किल में पड़ गया। उसके बस में होता तो वो कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब ठीक कर देता। सब ठीक हो जाएगा मीरू, तुम बस अल्लाह से दुआ करो। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा उसे हौसला दे रहा था। मेरी दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया ना, शायद इसी की सजा मिल रही है। वो रोते हुए बिना सोचे बोल रही थी। उसके मुंह खुद को इल्जाम देने पर जवार ने इर्द गिर्द की परवाह किए बिना उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। ऐसे नहीं कहते मीरू, अल्लाह इतनी जल्दी अपने बंदों से नाराज नहीं होता। तुम दुआ मांगो अपने रब की हुजूर, अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगो, वो देने वाला है। इंशाअल्लाह तुम्हें नाउमीद नहीं लौटाएगा। बाकी रही मेरी बात, तो तुमने कभी भी मेरा दिल नहीं दुखाया, इसलिए फजूल बातें मत सोचो। बस अल्लाह से दुआ करो ये मुश्किल वक्त खैर और आफियत से गुजर जाए। उसके हाथों पर दबाव डालने से हौसला दे रहा था। मीरम को उसकी बातों से कुछ तशफ़ी हुई। मुझे नमाज पढ़नी है, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ आओ, मैं तुम्हें अपने रूम में छोड़ आता हूँ। जवार ने जमीन से उठते हुए इसे भी बाजू से पकड़कर उठाया था। मीरम इस वक्त उसको बेजान महसूस कर रही थी। उसे जवार के हर तरह के सहारे की जरूरत थी, और ये बात बिना कहे वो जानता था।